नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पेश किया जैश सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव। सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति ने आर्म्स एम्बार्गो के साथ मसूद अजहर की यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्तियों को जब्त करने की मांग। भारतीय वायुसेना के पायलट को सुरक्षित और जल्द रिहा करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश। कहा, हिरासत में भारतीय रक्षाकर्मी को नहीं पहुंचे कोई नुकसान। उच्च स्तरीय बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को ताजा सुरक्षा हालात की दी जानकारी। देश को एक सुर में बोलने दीजिए। विपक्षी दलों से वित्त मंत्री अरुण जेटली की अपील। कहा, बिना सोचे समझे दिए गए विपक्ष के बयान का पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कर रहा है इस्तेमाल। टेरर फंडिंग को लेकर कश्मीर से दिल्ली तक आयकर विभाग के छापे। कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर मिले होटल और खनन बिजनेस से जुड़े अघोषित लेन देन के विश्वसनीय सबूत। तलाशी के दौरान 3 हार्ड डिस्क भी जब्त। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समिट और अवार्ड्स ऑन इनोवेशन इन गवर्नेंस 2019 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री। भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जैश ने ही भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से कहा कि वो मसूद अजहर के खिलाफ आर्म्स एम्बार्गो के साथ ही वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लगाए और उसकी संपत्तियों को जब्त करे। समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े। अखिलेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जैश सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव पेश किया है। अब पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत की कूटनीति कितनी रंगलाती दिख रही है? निश्चित तौर पे देखिए, 22 फरवरी को सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आया था और वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और उस प्रस्ताव में साफ तौर पे जैश मोहम्मद का नाम लिया गया कि उसने रिस्पांसिबिलिटी ली है टेरर अटैक करने की पुलवामा में। और उसके बाद उसमें यह भी था उस प्रस्ताव में कि उस टेरर अटैक को जिसने भी समर्थन दिया है, जिसने भी स्पॉन्सर किया है, जिसने भी फिनांस किया है और जिसने भी किसी भी तरह से उसको सहायता की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस प्रस्ताव चूंकि सर्वसम्मति से था वो प्रस्ताव, इसलिए उसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन सारे शामिल थे। और इसलिए यह जब आज प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव के मुताबिक अब चूंकि कुछ समय दिया गया है उस प्रस्ताव में किसी को भी कोई आपत्ति व्यक्त करनी हो, लेकिन जिस तरीके से समझा जा रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से चीन के साथ हमारी बातचीत हुई है, आरआईसी में भी कल बात हुई है, आरआईसी में भी चीन के विदेश मंत्री वांगी के साथ अलग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बात की है। उसके बाद आरआईसी में भी एक संयुक्त प्रस्ताव लाया। उस संयुक्त प्रस्ताव में भी तकरीबन वही बातें रिफ्लेक्ट होती है जो सिक्योरिटी काउंसिल के 22 फरवरी के रिजोल्यूशन में आई है। तो समझना ये चाहिए कि चीन भी इस मामले से पूरी तरह वाकिफ है कि भारत इस मामले में क्या मानता है। और जब यह प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से लाया है तो एक तरीके से चीन पर भी नैतिक दबाव बढ़ गया है और रूस निश्चित तौर पे हमारे साथ होगा इस समय। तो चीन पे नैतिक दबाव है और एक और इसका उदाहरण मिलता है नैतिक दबाव का कि पिछले महीने एफएटीएफ में जब प्रस्ताव आया कि क्या स्थिति है पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में पिछले दिनों डाला गया था, तो उस ग्रे लिस्ट में डालने के बाद क्या पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किया है, तो पाया गया कि पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग और उसके फिनांस को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रयास
प्रयास नहीं किया है जिससे कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो इस मामले में कहें कि चीन ने भी कोई विरोध नहीं किया इस प्रस्ताव का और वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी है। तो एक स्टेप फर्दर, जिसको कहते हैं कि एक स्टेप फर्दर चीन बढ़ा है हमारे साथ आतंकवाद विरोध के मामले में। लेकिन देखना होगा कि चीन जिस तरीके से रियल पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे कदम उठाता है जो कि उसके बर्ताव से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो खुद भी वो टेररिज्म का विक्टिम है अपने प्रांत में, उससे मेल नहीं खाता। तो ऐसे में देखना होगा कि 13 मार्च तक क्या स्थिति बनती है। लेकिन निश्चित तौर पे भारत ने जो कूटनीतिक दबाव बनाया है पूरी दुनिया पे, उस कूटनीतिक दबाव का दबाव न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि चीन सबसे ज्यादा दबाव में है कि उसे एक स्टैंड लेना पड़ेगा आतंकवाद के मामले पे। और खास करके ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पुलवामा में हमला हुआ और किस तरह से जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली, फिलहाल इस कदम से जो भारत की कूटनीतिक प्रयास हैं वो तेज होते और रंग लाते जरूर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान से सख्ती से कहा है कि वो अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किया गया अपना वादा निभाए और पाकिस्तान को आतंकवादियों की जमीन ना बनने दे। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग रोके। अमेरिका का ये बयान भारत के पाकिस्तान को डॉजियर सौंपने के बाद आया है। डॉजियर में सीआरपीएफ पर पुलवामा में किए गए आतंकवादी हमले में जैश की संलिप्तता के विशिष्ट ब्यूरो और पाकिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के शिविरों के बारे में जिक्र है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। और भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो वायुसेना के पायलट को जल्द से जल्द और सुरक्षित रिहा करे। भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को गुरुवार को तलब किया और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच हवाई झड़प के बाद पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय पायलट की तत्काल और सुरक्षित वापसी की मांग की। साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ की गई बिना वजह हमले और भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय रक्षाकर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा संधि के विपरीत किसी घायल सुरक्षाकर्मी को अशोभनीय रूप से दिखाए जाने पर पड़ोसी देश के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास दोनों पक्षों की वायुसेनाओं के बीच भीषण झड़प के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। इस झड़प में पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया गया और भारतीय वायुसेना को भी अपना एक MiG-21 खोना पड़ा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी हमारे साथ जुड़े हैं। पार्थ सारथी साहब, शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। युद्धबंदियों पर जेनेवा संधि के नियम लागू होते हैं और पाकिस्तान को भारतीय पायलट के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा संधि के विपरीत किसी घायल कर्मी को अशोभनीय रूप से दिखाया जाना कितना शर्मनाक है? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून और मर्यादाओं का उल्लंघन है, लेकिन पाकिस्तान से इससे बेहतर हम क्या पा सकते हैं। ये पहले भी हुआ है। जो कारगिल युद्ध के ज़माने में 2 हमारे हवाई जहाज़ गिराए गए। एक के पायलट आहूजा हम मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। दूसरे जो हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, उनका भी साथ दुर्व्यवहार हुआ। जब तक हमने सफाया दे दिया उनको कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन पाकिस्तान का बिल्कुल एक आदत बन गई है। जी पार्थ सारथी साहब, जैसा आप भी बता रहे हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान 26 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता पाकिस्तान के कब्जे में थे और बाद में उन्हें भारत के हवाले किया गया था। क्या विंग कमांडर अभिनंदन को नचिकेता की तरह भारत वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अगर उन्होंने एक जनीवा कन्वेंशंस जो कहे जाते हैं, जो जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नियम लगाए गए हैं, इस तरह के युद्ध में गिराए गए वीरों को जब पकड़े जाते हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं तो
वो दुनिया भर में उनका अपमान होगा। बिल्कुल। अभी विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं हमारे पास? देखिए, सबसे पहले बातचीत होना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, और उससे पहले जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है उनको हमें सूचना देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह के युद्धबंदी होते हैं उनको सहायता देना, सहयोग देना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक कानून जिम्मेवारी है, और वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ द रेड क्रॉस। उनसे ज़रूर हम ताल्लुक़ रख रहे होंगे। और जैसे कि पहले हुआ था, नचिकेता से जब कब्ज़े में लिए गए थे तो उन्होंने कहा वो मुझे वापस देंगे, वो भी एक सार्वजनिक फंक्शन पर। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार आपको इनकी वापसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस के ज़रिए करना पड़ेगा, ICRC के। फिर उन्होंने उनको नचिकेता को इनके हाथ में सौंपा, और नचिकेता को हमारे हाई कमीशन में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेड क्रॉस के जो वहाँ नुमाइंदे थे उन्होंने वो लाए हमको। बिल्कुल। और पारसाती साहब, आशंकाएं तो तमाम हैं, क्योंकि जिस तरह की दुर्भावना पड़ोसी मुल्क रखता है उसे देखते हुए जिनेवा संधि का वो पालन नहीं करता। लेकिन इस समय पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर नज़र बनाए हुए है। हम देख रहे हैं UNSC में प्रस्ताव आ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो उसे कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? फिलहाल कितना दबाव आप देख रहे हैं? भाई देखिए, कोई अगर बेशर्म हो तो उसे और शर्मिंदा करने के लिए मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान भी ये जानता है कि उसकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर दुर्व्यवहार हुआ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय इसके नियम हैं कि कैसे इसे पालन करना चाहिए, और उसको हम ज़रूर सरकार प्रयास करेगी कि वो उन मर्यादाओं का पालन करें। तो मैंने आज भी लिखा है कि जहाँ तक आश्वासन दिया है मैंने इनके परिवार को पायलट के परिवार को कि पिछले बार क्या हुआ, और उन्होंने ज़रूर बहुत कठोर प्रश्न पूछे नचिकेता से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ कोई बड़ा दुर्व्यवहार हुआ या उनको कुछ चोट सहना पड़े। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पारसाती साहब इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी जुटे। इस दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर भारत के हवाई हमले के बाद हुए नए घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ताज़ा घटनाक्रमों की जानकारी देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच हवाई झड़प के बारे में भी बताया। इस घटना के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि भारतीय वायुसेना को भी अपना एक MiG-21 गंवाना पड़ा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह सचिव के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान देश में सुरक्षा स्थिति और सभी संवेदनशील स्थानों पर शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जवानों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को नाकाम किया जा सके। BSF के जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी जारी रखे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से बालाकोट में घुसकर जैश के ठिकानों को खत्म करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया।
एयर वाइस मार्शल RGK कपूर की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के विमानों ने हमारे सैन्य संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कोशिश को असफल करते हुए उसके एक विमान को मार गिराया। इस दौरान हमारा एक MiG-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. इस्लामिक सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज आबू धाबी रवाना होंगी। ये पहला मौका है जब इस्लामिक सहयोग संगठन के सत्र में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सुषमा स्वराज शुक्रवार को 57 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों के सत्र को संबोधित करेंगी। पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस बीच पाकिस्तान ने आज सुबह कश्मीर में कृष्णा घाटी में सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के LOC के पास पुंछ जिले में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया है। वहीं आयकर विभाग ने आतंकवाद के वित्त पोषण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर एक प्रमुख संगठन के मुखिया के ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। विभाग ने किसी संगठन या व्यक्ति के नाम का उल्लेख किए बगैर जानकारी दी कि उसने संगठन प्रमुख के कश्मीर घाटी स्थित 4 और राष्ट्रीय राजधानी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग ने कहा कि तलाशी कार्रवाई के दौरान खनन, होटल आदि कारोबार से बड़े पैमाने पर अघोषित वित्तीय लेन देन के बारे में विश्वस्त साक्ष्य मिले हैं। उसने विशिष्ट सूचना साझा किए बगैर कहा कि उसने कर भुगतान से बचने वाले परिवार के आवासीय परिसरों के पुनर्निर्माण पर हुए बेहिसाब खर्च का सबूत जुटाया है। आयकर विभाग ने कहा कि बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन के बावजूद ना ही उस प्रमुख व्यक्ति और ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने कभी आयकर रिटर्न भरा। तलाशी के दौरान मिले साक्ष्य कर से जानबूझकर बचने की कोशिश को जाहिर करता है। तलाशी के दौरान 3 हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि डिस्क में दर्ज सूचना के विश्लेषण से कर से बचने वाले और उसके सहयोगियों के बारे में और पुख्ता जानकारी मिलेगी। ये कार्रवाई अलगाववादी तत्वों और घाटी में उनकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने वाले अवैध स्रोत का पता लगाने के लिए की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश एकजुट है, लेकिन विपक्षी दल ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को मजबूत कर रही है। वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि पुलवामा में सीमा पार से आतंकी हमला एक वास्तविकता थी। बालाकोट में आतंक विरोधी कार्यवाही भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया एक प्रीएम्प्टिव कदम है। विरोधी दलों से मेरी अपील है कि राष्ट्र को इस समय एक स्वर में बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस बात पर चिंतन करे कि आप लोगों के गलत बयान को पाकिस्तान अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पूरे देश ने एक स्वर में सरकार की कार्यवाही को उचित मानते हुए उसका समर्थन किया है। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में विपक्ष के 21 राजनीतिक दलों की बैठक के बाद साझा बयान जारी किया गया और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सेना के साथ
एकजुटता जताई है। इसमें पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को खत्म करने वाले भारतीय वायुसेना के साहस और बहादुरी की तारीफ की गई है। विपक्षी दलों ने पाकिस्तानी दुस्साहस की निंदा की और लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विपक्षी नेताओं ने सरकार से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दलों को भरोसे में लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, स्वयंसेवकों और विशिष्ट नागरिकों से संवाद करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि देश के सभी जिले, मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर लगभग 15,000 स्थानों से नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, स्वयंसेवकों और विशिष्ट नागरिकों से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बीच चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने के नेतृत्व में टीम कल लखनऊ पहुंची। टीम ने राजनीतिक दलों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की मांग की। वीवीपैट के बाद से मतदान में अधिक समय लगता है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम के सामने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौड़ ने ये मांग रखी। बीजेपी ने भी ये मांग की कि चुनाव आयोग नामांकन दाखिल करने से 15 से 20 दिन पहले पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए आसानी से अनुमति दे और खर्चों को पार्टी के खर्चों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सेना और अर्धसैनिक बलों के पोस्टल बैलेट समय से मतगणना स्थल पहुंचाए जाएं। देश भर में आज विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। 28 फरवरी 1928 को देश के प्रख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी याद में हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में आर्यभट्ट, चंद्रशेखर और वेंकट रमन जैसे कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। विज्ञान दिवस का मकसद लोगों में विज्ञान के लिए दिलचस्पी लाना और इस क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समिट और अवार्ड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये अवार्ड विजेताओं को इनोवेशन इन गवर्नेंस के लिए दिया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रवासी भारतीय केंद्र में होगा। वाटर वॉरियर्स 2, कलाम भारत प्रोग्राम समेत कई कार्यक्रमों को भी लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए विजेताओं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे। वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बात खास शख्सियत की। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति की मिसाल और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी योगदान दिया। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1963 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। देश के 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की आज जयंती है। उनका जन्म 28 फरवरी 1927 को हुआ था। लाहौर में अपनी पढ़ाई के दौरान ही कृष्णकांत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण आजादी के बाद उन्हें संसद में शामिल किया गया। कृष्णकांत आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। इंदिरा गांधी के काल में कृष्णकांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा में रह चुके हैं। बात खेलों की। दिल्ली में ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में युवा निशानेबाजों सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने 483.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे नंबर पर रेन शिनजियांग और बोविंग झांग की चीन की जोड़ी रही, जिन्हें 477.7 अंक मिले, जबकि मिनजुंग किम और डेइहन पाक की
कोरियाई जोड़ी ने 418.8 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। डॉक्टर कर्णित सिंह शूटिंग रेंज में हो रहे इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 5.8 अंक के अंतर से प्रतिस्पर्धा जीती। सौरभ और मनु ने क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए फाइनल में जगह बनाई और फाइनल में भी अपनी लय बरकरार रखी। इस जोड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद लगातार 10 अंक से ज्यादा के स्कोर पर निशाने लगाए। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए श्रेयस। नमस्कार।